सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श पुस्तक के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि बचेंद्री पाल पर्वतारोही द्वारा लिखित है। उन्होंने अपने जीवन अनुभवों को और ख़ास तौर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और वहाँ तक की यात्रा में किन किन चुनौतियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा, कितने उतार चढ़ाव आए, इन सभी का विस्तृत उल्लेख किया है। तो आइए अब इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में हम लेखक के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो लेखिका का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले के बम्पा नामक गांव में हुआ था और बचपन सामान्य तरीके से ही बीता। और चूँकि पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण पहाड़ पर चढ़ना उतरना बेहद सामान्य प्रक्रिया है, किंतु लेखिका जब पहाड़ पे ऊंचाई पे ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की बात करती थी तो उसका भाई उसे हतोत्साहित करता था कि तुम लड़की होकर क्या चढ़ोगी। और वो बातें, भाई की वो बातें उसे बहुत ज़्यादा आहत करती थी कि मैं क्यों नहीं। तो इस मनस्य स्थिति में वह बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वह माउंटेन एसोसिएशन से जुड़ी और माउंटेनिंग करने की ठानी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वह माउंटेन चढ़ने के लिए तैयार हुई। जीवन उपलब्धियों की बात करें तो शिखर पर चढ़ने से बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है। और एक शिखर पर चढ़ जाने के बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार से लेकर बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और अन्य केंद्र सरकार द्वारा और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। अब हम बात करेंगे उस गौरवान्वित करने वाली यात्रा की, जिसने बचेंद्री पाल को पूरे विश्व में मशहूर कर दिया। आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा बनाने का मकसद सिर्फ बचेंद्री पाल के जीवन परिचय और उनके उस संघर्ष को दिखाना भर ही नहीं है। आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो माउंटेनिंग को शौकिया तौर पे लेते हैं और माउंटेनिंग करने की उनकी ख्वाहिश होती है, वो उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, यह पाठ उनके लिए प्रेरणादायी है। बच्चों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है क्योंकि यह पाठ बहुत ही विस्तृत रूप में लेखिका अपने उस शिखर यात्रा के बारे में बता रही हैं। इस कारण से ये काफ़ी विस्तृत पाठ है। अब एक और पर्वतारोही जो बचेंद्री पाल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई, वो है अरुणिमा सिंह, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।
अपना रोल मॉडल बचेंद्री पाल को मानती थी। हालांकि शुरुआत में वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, किंतु एक ट्रेन दुर्घटना में जब कुछ मनचले उनको ट्रेन से जब वो घर लौट रही थी तो रास्ते में दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की और विरोध करने पर, फाइट करने पर, संघर्ष करने पर उनके साथ उन लड़कों ने चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया था पटरी पर और रात के समय, और वो इतनी जख्मी हो गई थी कि वो ट्रेन की पटरी से अलग नहीं हो पाई थी, हट नहीं पाई थी और इसकी दोनों टांगें कट गई थी। दोनों टांगें कटने के बाद वह वेंटिलेटर पर लेटे लेटे हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे उसने सोचा कि वो क्या कर सकती है। वॉलीबॉल का खिलाड़ी तो अब वो बन नहीं सकती, अब वो क्या करेगी। तो उसे ख्याल आया कि वो माउंटेन चढ़ेगी। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया था कि स्वस्थ लोग, टांग वाले लोग तो वहाँ जा नहीं पाते और तुम दोनों पैर तुम्हारे कटे हुए हैं और तुम माउंटेन चढ़ोगी। तो ये, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था और इस कारण से वह जैसे जैसे स्वस्थ हुई और जो आर्टिफिशियल पैर थे वो लगाए गए, उस पर वो चलने का अभ्यास करने लगी और फिर वह बचेंद्री पाल से मिली और उन्होंने अपना ख्वाब बताया। तो बचेंद्री पाल भी कुछ पल के लिए सकते में आई, हैरान रह गई ये क्या कह रही है। लेकिन उस लड़की का जो दृढ़ निश्चय था उसको देखते हुए तो बचेंद्री पाल ने हर संभव सहायता करने के लिए वो तैयार हो गई और इस तरीके से वह बहुत संघर्ष करने के बाद माउंटेन चढ़ी और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। जो कुछ भी घटित हो रहा है या आपने जो कुछ भी अपने मन में सोचा वो करना संभव है, बस उसके लिए दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। तो हम आप सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए अब पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ के प्रारंभ में दिल्ली से माउंटेन चढ़ने के लिए कुछ लोगों का एक समूह तैयार किया जाता है जो हर तरह से आश्वस्त करता है सरकार को कि उसमें कुछ भी क्षति होती है शारीरिक या अन्य प्रकार की, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। इस तरह की चीज़ें करने के बाद माउंटेन एक कैंप तैयार किया जाता है। उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुल 8 कैंप लगाए गए होते हैं। हर कैंप से उनको मदद दी जाती है। किस तरीके से वो सारा कुछ हम जानेंगे। इसमें जो इस ग्रुप का जो मुखिया है इस दल का, वो है कर्नल खुल्लर। कर्नल खुल्लर, जाहिर सी बात है, जो नेता होता है उसका काम होता है एक तो सारी सुविधाएं मुहैया कराना, प्रशिक्षण देना और इसके साथ साथ उत्साहवर्धन करते रहना, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सामान्य पहाड़ की चढ़ाई नहीं है, शिखर पर जाना है जहाँ तापमान माइनस में होता है और वहाँ जैसे जैसे ऊपर हम चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और जितने ऑक्सीजन हम लेकर वहाँ जा सकते हैं वो भी नाकाफ़ी होता है कई बार। और इस तरह से उसको कैसे उस ऑक्सीजन को
समय समय पर इस्तेमाल करना है, इस सब का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं ऑक्सीजन ले, अन्यथा सामान्य स्थिति में आप जितना बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें। इसके बाद हम इस पाठ में महत्वपूर्ण बात करें तो इसके जो उपनेता हैं प्रेमचंद जी, वो कैंप 1 तक सदस्य दल को, जिसमें बचेंद्री पाल भी शामिल हैं, उन सबको कैंप 1 तक वो ले जाते हैं। और जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो हिमपात होती है, यानी बर्फ़ों की जो बारिश होती है, उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसमें अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, इन सब का प्रशिक्षण वो देते हैं। और हिमपात हो जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं। हर बार चूँकि रास्ते वहाँ बनाने पड़ते हैं और आपने आज रास्ते बनाए और अगले ही पल हिमपात हो गया और वो सारी मेहनत बेकार चली गई और फिर नए सिरे से आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो उपनेता प्रेमचंद जी हैं वो सदस्यों को अवगत कराते हैं, जानकारी को देते हैं। उसके बाद जो इस सदस्य दल में जो मीनू की, जय, अवधूत जी, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, किस तरीके से वो यात्रा सुगम हो सकता है, उसकी कोशिश की जाती है। और उसमें डॉक्टर मीनू मेहता है जो नायलॉन की रस्सी के प्रयोग से रास्ते में चलना है, एक दूसरे को रस्सी की मदद से आप ऊपर तक ले जाना है। उसके बाद एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल का निर्माण हो, चाहे स्ट्रेचर जो वहाँ जख्मी हो जाते हैं या ऑक्सीजन के अभाव में वो मूर्छित से हो जाते हैं, तो उन लोगों को सही जगह पर कैंप तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी होती है, तो इन सब के निर्माण का जो तरीका है और प्रयोग करने का तरीका वो डॉक्टर मीनू मेहता सदस्यों को बताती हैं। अब जो लाडू है सहयोगी, वो रस्सी से संतुलन बनाकर कैसे ऊपर तक पहुँचे, इसके लिए वह सहयोग करता है। रस्सियों को जगह जगह पर बांधना और फिर उसके सहारे से लोगों को ऊपर ऊंचाई तक ले जाना, ये सारा काम घाटू करता है। उसमें मददगार है जो सहायक के रूप में वहाँ गया हुआ है। और साथ ही वो सिलेंडर की आपूर्ति कराता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, कि किसके पास ऑक्सीजन की, किसको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उस आधार पर वो उनको पहुँचाने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जो कहीं भी आप समूह में जाते हैं तो एक दूसरे के सहयोग के बिना आप आसानी से नहीं पहुंच पाते। अगर मान लीजिए 20 लोगों का समूह है, दल है, और उसमें से 4, 5, 10 अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चल रहे हैं और बाकियों को वो पीछे छोड़ रहे हैं, तो उनका वह यात्रा, वो शिखर पर पहुंचना नहीं माना जाएगा। जब तक आप सबको अपने साथ नहीं ले चलते, सबके सुख दुख का ख्याल नहीं रखते हैं, सबके सुविधाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, तब तक आप एकांगी और स्वार्थी कहलाएंगे। इस कारण से परस्पर सहयोग की भावना, जैसे कि लेखिका जब ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं तो ऊंचाई पर चढ़ जाने के बाद वो देखती है कि अरे बहुत सारे लोग तो पीछे छूट गए हैं, अब वो क्या करे, उनका इंतज़ार करे या आगे बढ़ती जाए। तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे आगे अभी नहीं बढ़ना है। वह औरों के लिए जूस और चाय लेकर नीचे उतरती है। पहाड़ पर ऊपर
ऊपर से नीचे उतरना आसान है, लेकिन फिर नीचे से ऊपर चढ़ना ये दोहरी मेहनत है। इस कारण से सभी बाकी परेशान हैरान से रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मशीनरी तुम क्यों आई, हम आ ही रहे थे। तो वो कहती नहीं, मुझे आप लोगों की फिक्र हुई, इस कारण से मैं नीचे आई, कोई बात नहीं, अब हम फिर साथ चलेंगे। तो इस तरह की सहयोग भावना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अमदोर जी जो लेखिका के साथ शिखर तक जाता है, अमदोर जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। वह लेखिका को ऊपर तक ले जाने के लिए हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वह बिना ऑक्सीजन के बहुत दूर तक चढ़ाई करता है और उसे मालूम है कि ऊपर चढ़ने पर जितना वो ऑक्सीजन ये दोनों ले जा रहे हैं वो नाकाफ़ी होगा। इस कारण से अमदोर जी ऑक्सीजन को बचाए रखते हैं और बहुत मतलब ये समझ लो कि थोड़े बहुत सांस फूल भी रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, वो बचा कर रखते हैं कि इन ऐसी स्थिति आएगी जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। ये जब लेखिका ऊपर चढ़ रही होती हैं, बेस कैंप से ऊपर चढ़ रही होती हैं, ऊपर चढ़ने के बाद जब अगले कैंप पर वो रुकती हैं, वहाँ अचानक रात में बहुत हिमपात होती है और एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा लेखिका के कैंप पर आकर गिरता है। बड़ी मुश्किल से लेखिका बच पाती हैं। उसको लेखिका को बचाने में लोब्सांग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोब्सांग अपनी शीश छुरी से, जो कि बहुत ही धारदार और महत्वपूर्ण हथियार है नेपाल और उस बर्फीले क्षेत्र के लिए, तो उसकी मदद से वो उन बर्फ के गोले को काटता है और फिर लेखिका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। लेखिका के अन्य साथी बहुत पीछे छूट जाते हैं, चाहकर भी सबको वो अपने साथ में, कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो खुद को संभाले रखना, खुद सब स्वतंत्र होते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। रास्ते में छोटी छोटी पटाखे बर्फ में लगा दिए जाते हैं जो आगे बढ़ता जाता है, ताकि दूसरों को रास्ते का भी पता चले, क्योंकि बर्फ ही बर्फ चारों तरफ होने से वो भटकाव की स्थिति आ जाती है, जाना किधर होता है और चले किधर जाते हैं। इस कारण से वो जो आगे बढ़ते हैं, जिनको रास्ते का पता है, वो साथी वो पटाखे भी लगाते जाते हैं, ताकि जो पीछे से आने वाले हैं उनके लिए वो उन्हीं बने हुए रास्तों पर चल सके। शिखर पर पहुंचने के बाद, चूँकि शिखर पर जब आप पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल नुकीला सा ऊपरी भाग हो जाता है और इस स्थिति में होता है, वहाँ बर्फ जो भी पड़ते हैं वो पिघल कर नीचे आते हैं और वो बहुत ही फिसलन वाला शिखर था, जो कि लेखिका बताती हैं, और उस पर अपने आप को टिकाए रखना, भारतीय तिरंगा को लहराना, तो ये जो ख्वाब था वो, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेखिका की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो वहाँ पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद तिरंगा लहराती हैं और साथ ही पूजा अर्चना करती हैं, जो कि अपने साथ वो लेकर गई होती हैं, और ईश्वर को, अपने माता पिता को, सबको धन्यवाद देती हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच सकी। देखिए, आप सब जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करें तो अपने बड़ों का, जिनसे आपको सहयोग मिला है वहाँ तक पहुँचने का, उनको आप बिल्कुल न भूलें, उनके लिए हमेशा नतमस्तक रहें,
तभी आप जीवन में सही मायनों में आप उस कामयाबी का लुत्फ़ ले सकेंगे। अन्यथा आप धीरे धीरे स्वार्थी का टैग लिए फिरेंगे और लोग आपको सिरे से खारिज कर देंगे। बहुत एहसान फरामोश आपको नहीं होना है। आप जितने बड़े ओहदे पर जाएँ, उतने ही अपने स्वभाव को विनम्र बनाते चले जाएँ, क्योंकि जैसे वृक्ष पर फल लगने के साथ ही वृक्ष की डालियाँ स्वतः झुक जाती हैं, उसमें वो उद्दंडता नहीं रह जाती। ठीक इसी तरह से जैसे ही आप सफलता को अर्जित करते चले जाएँ, ज्ञान अर्जित करते जाएँ, आप नम्र बनते चले जाएँ, तभी आपकी पूछ होगी, तभी लोग आपको सही अर्थों में सम्मान दे पाएँगे। अन्यथा लोग आपको घमंडी और स्वार्थी कहकर आपको सिरे से खारिज कर देते हैं। लेखिका वही करती हैं कि विनम्र बनती हैं, सबको धन्यवाद करती हैं और ईश्वर और दिल दिल में जो राष्ट्र की जो राष्ट्रीय भावना है, उसको भी वो ज़िंदा रखती हैं और इस तरीके से वहाँ पहुँचकर देश का नाम रोशन करती हैं। नेता प्रेमचंद जी उनको बधाई देती हैं और बधाई देते हुए कहते हैं कि अब जो प्रारंभ में यात्रा की शुरुआत करने से पूर्व जो बजरंगी बॉल थी वो और अब इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल तक बजरंगी बॉल को कोई नहीं जानता था, आज पूरा विश्व जान गया है। तो अब तुम्हारा जो जीवन आने वाला जीवन है वो पहले के जीवन से बहुत अलग होगा। तुम एक रोल मॉडल बन गई हो। अब जितने भी भारतीय पर्वतारोही होंगे वो सब आपसे प्रेरणा लेंगे और इस तरीके से इस पाठ का समापन होता है। तो बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायी यह पाठ है। आप सब इसका एक बार अवश्य पाठन करें और जो मैंने समझाया उस तरीके से आप उसे देखने की कोशिश करें और जीवन में एक नए से नए मुकाम हासिल करें। लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखें और उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित भी रहें, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी